सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसी को आगे करेंगे और इसमें हमने पॉलिटी, पीवाईक्यू, यूपीपी ऐड तो कर दिया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये यूपीपी हो चाहे यूपी टेट हो, सभी के लिए या वनडे एग्जाम जो भी हो रहे हैं सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हम इस बात पर बहुत ही जोर देते हैं क्योंकि मॉडल क्वेश्चंस को कराने पर हमें उतना विश्वास नहीं है, जितना हमें पीवाईक्यू पर है। तो पीवाईक्यू का मतलब है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं और ये आए हुए हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? ठीक करें, न्यायपालिका के पास। संविधान का जो सबसे बड़ा संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट होता है संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक। इस बात को ध्यान रखना है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या न्यायपालिका में किसके पास है? तो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और किसके पास है? हाई कोर्ट के भी पास है। अब इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 13 है। क्या है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकार के विरुद्ध अगर कोई कानून होगा तो उसे शून्य घोषित करने का अधिकार है। किसके पास है? न्यायपालिका के पास। तो मूल अधिकार अनुच्छेद 13 में कह रहा है कि मूल अधिकार के विरुद्ध किसी भी कानून को शून्य घोषित करने का अधिकार है इसे न्यायपालिका को। अगर फंडामेंटल राइट्स से ऐसी समस्या कोई कानून बन गया जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भी मूल अधिकारों की रक्षा के लिए है और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है 5 प्रकार की क्या करता है? रिट जारी करता है। तो ये सारी चीजें किससे हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है किसके पास? न्यायपालिका के पास। तो 13 में अगर मूल अधिकार के विरुद्ध कोई कानून लाया जा रहा है तो उसे शून्य घोषित करने की शक्ति है अनुच्छेद 13 के अनुसार। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जब मूल अधिकारों का क्या हो? हनन हो या उनके जो मूल अधिकार हैं उनको सरकार के द्वारा न माना जा रहा हो या उनको मतलब कम किया जा रहा हो। इसके बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी क्या करता है? रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? वही 5 प्रकार की रिट ये भी जारी करता है और कानूनों की जो बनाए जाते हैं, राज्य के द्वारा कानून जो बनाए जाते हैं राज्य विधानमंडल के द्वारा, उन कानूनों की संवैधानिकता की जाँच भी करती है। उसकी शक्ति भी किसके पास में है? यहाँ पर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास में है। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंधित जो भी चीज़ थी वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये याद रखिएगा जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सबसे पहले देख लेते हैं संयुक्त अधिवेशन किसके तहत है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है जबकि अध्यक्षता उसकी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष ना हो उस समय तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। ये संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा? ये संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है जब संसद के दोनों सदन किसी साधारण विधेयक पर सहमत ना हो। क्या कहा हमने? जब संसद के दोनों सदन कौन? लोकसभा और राज्यसभा किसी साधारण विधेयक पर क्या हो? सहमत ना हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है। आहूत करने का मतलब होता है बुलाना और ऐसा यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन आया था कि संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। क्या कंडीशन होंगी? तो साधारण विधेयक पर जब सहमति ना बन पाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और क्या कंडीशन होंगी भाई?
एक कंडीशन इसकी है कि कब बुलाया जाएगा, तो उसमें पहली है कि एक सदन किसी विधेयक को पारित कर दे। एक सदन विधेयक को क्या कर दे? पारित कर दे, और दूसरा उसे क्या करे? दूसरा उसे अस्वीकार कर दे। तो ऐसी कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कोई अधिनियम था, तो अधिनियम नहीं, सॉरी, कोई मान लीजिए विधेयक था, उस पर दोनों सदन जो संशोधन हुए उस विधेयक में, उसके जो अंतिम आया उस पर दोनों की सहमति ना हो। ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो पहला है कि एक सदन विधेयक को स्वीकार कर ले, मतलब पारित कर दे, और दूसरा क्या कर दे? उसे अस्वीकार कर ले। फिर दूसरा कंडीशन है कि दोनों सदन संशोधन का जो अंतिम रूप हो उस पर सहमत ना हो। ऐसी स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तीसरा है कि यहाँ पर क्या है? सहमति ना बने। कब? जब संशोधन होकर के आए तो दोनों सदनों की सहमति ना हो, ऐसी कंडीशन में। तीसरा है कि एक सदन पारित कर दे। क्या करे? एक सदन इसे पारित कर दे और दूसरा सदन इसे 6 महीने तक क्या करे? लंबित कर ले। तो एक सदन पारित कर दे और दूसरा जो है वो 6 महीने तक लंबित रखे उस विधेयक को। तो ऐसी कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो क्या अब तो ये हमने देख लिया कि किसके तहत बुलाया जाएगा, तो अनुच्छेद 108 के तहत। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। क्या कंडीशन थी उसको भी हमने देख लिया। क्वेश्चन अगला है कि संयुक्त अधिवेशन किस पर नहीं बुलाया जाएगा? तो अगर धन विधेयक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक है, तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो भारतीय संविधान की जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें आखिरी लाइन में यही है कि संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ, क्या किसे कहें? स्वतंत्र हुआ। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। क्या? बनने में। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जिन्हें हम डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी आयरलैंड या डी फ्रांस। तो हमें ये याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और क्या भैया आयरलैंड से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा। समझ गए? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और क्या लिया गया है? जो प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन
सदस्यों का मनोनयन, ये वाली भी चीज़ कहाँ से ली गई है? ये वाली भी चीज़ आपकी आयरलैंड से ली गई है, तो इसको भी हमको ध्यान रखना है। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस की एक क्रांति हुई थी, वहाँ से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से या फ्रांस की क्रांति से, ठीक है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो मूल आदर्श हैं, वो हमारी प्रस्तावना में कहाँ से आए हैं? फ्रांस से आए हैं। रूस से क्या-क्या आया है भाई? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज और न्याय। प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं, वो भी कहाँ से आए हैं? रूस से आए हैं। अमेरिका से क्या है? मूल अधिकार आए हैं, फंडामेंटल राइट आए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो, वो चीज़ आई है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इस चीज़ को भी हमें क्या ध्यान रखना है? सर्वोच्च न्यायपालिका हो, इसका भी प्रावधान कहाँ से है? अमेरिका से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने अच्छे से कर लिया। अब क्वेश्चन चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 या डी 5। तो हमें ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की कितनी क्या है? स्वतंत्रता है। जिसमें से कौन-कौन से स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की क्या है? स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसी प्रस्तावना में 3 प्रकार का क्या है? न्याय है। 3 प्रकार का क्या है? न्याय है। कौन-सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के बारे में है। और भाई क्या है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें और क्या है? समानता। समानता कितने प्रकार की है? समानता है 2 प्रकार की। कैसी? प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या हो? समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है भाई? 5 प्रकार की। चाहें तो हम 1 मिनट में अपनी संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आपको सुना सकते हैं। हमें तो याद है, कोशिश करें आप भी याद कर लें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हो गई हमारी क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पहले हम सोच रहे थे क्यों ही प्रस्तावना बताएँ आपको, लेकिन फिर मन में आ गया नहीं आज बता ही दें। आपको याद भी होगी, कई बार पढ़ा भी होगा, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे, किसी दिन इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना के डालेंगे तो देखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए है 60 वर्ष, सेवानिवृत्त पूछा है, बी है 65 वर्ष, सी है 62 वर्ष और डी है 70 वर्ष। डी ऑप्शन आपको नीचे है अभी। स्क्रॉल कर रहे हैं, ये देखिए 70 वर्ष। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर आप 65 वर्ष के हो गए तो आपका कार्यकाल खत्म, या आप 6 वर्ष उस पर रह लिए तो आपका कार्यकाल खत्म। ठीक है? 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो जाए। और ये तो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं। अगर हाई कोर्ट के पूछा जाए तो क्या होगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष।
ठीक है? 6 वर्ष अपने पद पर रहें उस पद पर, या 62 वर्ष रहें, 62 वर्ष मैक्सिमम। इनके न्यूनतम उम्र का प्रावधान नहीं है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो नियुक्ति नहीं, सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष हो या 6 वर्ष, और हाई कोर्ट के लिए है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर आते हैं भैया 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा या डी विधान परिषद। तो ध्यान रखना है, भारतीय संसद का सर्वोच्च सदन या उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं या इसे स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हम देखते हैं, यहाँ से देखिएगा। जैसे हम भारत ले लें, यहाँ पर ले लेते हैं उच्च सदन और यहाँ पर ले लेते हैं निम्न सदन। तो भारत में उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। ब्रिटेन में क्या बात करें तो क्या होता है इसे, या फिर यूनाइटेड किंगडम में तो उच्च सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं उच्च सदन को। निम्न सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो अमेरिका से भी कुछ रिलेटेड है। तो अमेरिका के उच्च सदन को सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। और निम्न सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स। भारत के उच्च सदन को राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा। ब्रिटेन के उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जबकि अमेरिका के उच्च सदन को सीनेट और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। तो जो उच्च सदन होते हैं वो स्थायी होते हैं, भंग नहीं होते हैं, जैसे भारत में। तो भारत की सापेक्ष हम ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो उच्च सदन स्थायी होते हैं, इन्हें भंग नहीं किया जा सकता। इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। और इनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ऐसे ही ये प्रक्रम चलता रहता है। लेकिन जो लोकसभा होता है, ये अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी सदन है। और ये भंग हो जाता है, भंग हो सकती है लोकसभा, अगर संसद में क्या हो, सरकार का बहुमत ना हो, तो भंग भी हो सकती है। सामान्यतः 5 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन अगर आपने सदन में बहुमत समय के पहले खो दिया तो ये 5 वर्ष के पहले भी आपकी सरकार गिर सकती है और लोकसभा भंग हो सकती है। अब आ जाते हैं राज्य विधानमंडल में कौन उच्च होता है? राज्य विधानमंडल के तहत जो होता है उच्च सदन, विधान परिषद होती है, विधान परिषद। और निम्न सदन क्या होता है? विधानसभा। विधान परिषद और विधान राज्यसभा के सदस्यों का जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 1 था, बातें हमने काफी सीख ली इसके साथ। अब आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शून्यकाल किस संसद से संबंधित है? शून्यकाल नंबर 1 है ब्रिटिश संसद से, नंबर 20 भारतीय संसद से, नंबर सी अमेरिकी संसद से, या नंबर डी रूसी संसद से। तो शून्यकाल का जो विचार है वो भारतीय संसद की देन है। किसकी देन है? भारतीय संसद की देन है। अब आपको ध्यान रखना है शून्यकाल कब होता है इसके बारे में। सबसे जो पहला काल या समय चलता है उसे हम बोलते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। जब सदन की बैठक होती है उसमें जो पहला घंटा होता है सदन का, पहला घंटा, मान ली जैसे सुबह सदन बैठी, कब? 11 बजे, और 11 बजे ही बैठती है। तो 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है 1 घंटे का, उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसके दौरान सांसद जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कौन से? एक होता है तारांकित तारांकित
एक होता है अतारांकित, अतारांकित, चलिए इसे दोबारा ही लिख लेते हैं, तारांकित, दूसरा है अतारांकित, और तीसरा होता है अल्प सूचना के प्रश्न। क्या है? अल्प सूचना के प्रश्न। तो प्रश्न काल के दौरान तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले तारांकित, दूसरे अतारांकित और तीसरे हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। इसमें जो होता है तारांकित प्रश्न में होता क्या है कि मंत्री जो होते हैं, जैसे सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, और तारांकित की बात तो कर रहा हूं मैं, इसमें सांसद जब मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं तो मंत्री इसका उत्तर कैसे देते हैं? मौखिक उत्तर देते हैं। इसमें कैसा उत्तर देते हैं? मौखिक उत्तर देते हैं। और इसमें क्या होता है? पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब क्रॉस क्वेश्चन किए जा सकते हैं और उसका उत्तर मंत्री उस समय देते रहते हैं। तो इसमें पूरक प्रश्न क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। यही बात जब मंत्री जो जो सांसद हैं, सांसद जब मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं अतारांकित में, तो माने नहीं तारांकित, जो तारांकित नहीं है, इसका मतलब जो मौखिक नहीं है, इसका मतलब मंत्री इसमें किससे जवाब देंगे? लिखित उत्तर देंगे। अतारांकित प्रश्न जो सांसदों के द्वारा पूछे जाते हैं, उसमें मंत्री लिखित उत्तर देते हैं और उसमें कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अल्प सूचना के प्रश्न कौन होते हैं? अल्प सूचना के वे प्रश्न होते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण हो, और कैसे हो? अत्यंत महत्वपूर्ण और जनहित के विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब करंट समय में क्या सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं कि बताइए ऐसी घटना घट गई, आपकी क्या मतलब कार्य योजना है इसके, मतलब अपना डाटा दीजिए, ब्लूप्रिंट बताइए इसका क्या होगा। तो अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर और जनता के हित के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विषय प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। ये प्रश्नकाल की बात हो गई। अब हमें बात किस पर करनी है? हमें क्वेश्चन आया था कौन सा? हमारा क्वेश्चन आया है कि शून्यकाल भारतीय संसद की देन तो है, लेकिन ये ध्यान रखना प्रश्न काल के ठीक बाद का काल या समय शून्यकाल कहलाता है। क्या हमने कहा? प्रश्न काल के ठीक बाद का जो काल होता है या समय होता है, उसे शून्यकाल कहते हैं। जैसे प्रश्न काल जब बैठक शुरू हुई या सदन शुरू हुआ पहला, तो पहला घंटा तो हो गया 11 से 12 के बीच में क्या? प्रश्न काल। फिर 12 से 1 बजे का जो समय होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे शून्यकाल कहेंगे। तो क्वेश्चन आता है प्रश्नकाल के ठीक पहले का समय, या प्रश्नकाल के ठीक मध्य का समय, या प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। तो ये ध्यान रखना है, शून्यकाल जो होता है वो प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल या समय है, उसे ही क्या कहते हैं? हम शून्यकाल कहते हैं। इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी कोई मंत्री कितने समय तक पद पर रह सकता है? 3 माह, 1 वर्ष, या 6 माह, या 2 वर्ष। तो संसद का सदस्य ना होते हुए भी कोई मंत्री 6 माह तक क्या रह सकता है? मंत्री रह सकता है। अगर उसके बाद उसे रहना है तो दोनों सदनों में से दोनों सदनों में से दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। मान लीजिए आप सीट इलेक्शन में खड़े हुए, संसदीय में आप हार गए, लेकिन आप सरकार के विश्वास पात्र हैं, तो सरकार ने आपको फिर भी क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। तो आप 6 महीने तक ही मंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन सरकार करती क्या है, उसी बीच आपको राज्यसभा का ही सदस्य बना देती है मान लीजिए। तो आप जब सदस्य बन गए, तो आप उसके आगे मंत्री बने रह सकते हैं। तो संसद का सदस्य ना भी हो आप,
तब भी 6 महीने तक तो मंत्री रहोगे, लेकिन उसके बाद अगर मंत्री बने रहना चाहते हैं, तो आपको दोनों सदन लोकसभा या राज्यसभा में किसी में से एक की सदस्यता लेनी आवश्यक है, या एक का सदस्य होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए? अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन भैया फिर से हम आपसे कह रहे हैं, अरे भाई और बहन जो भी हैं, जो हमारे इस वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। तो इससे क्या है कि आपको समय से नोटिफिकेशन आता रहेगा और कब क्या क्लास आ रही है उसके बारे में भी पता चलता रहेगा। इसमें कोई पैसा तो पड़ नहीं रहा है कि नहीं आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी जेब से कोई पैसा चला जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस खाली सब्सक्राइब करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है जो 10वां, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में? ऑप्शन ए 395, बी 448, सी 356 या डी 299। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान जब प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब ये लागू हुआ तो उसके कितने अनुच्छेद थे? 395। अब देख लीजिए भाई 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ और वर्तमान की हम बात करें तो सबसे पहले भाग 26 जनवरी 1950 को 22 भाग थे और वर्तमान स्थिति में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। कितनी अनुसूची थी या कितनी अनुसूचियां थी जिन्हें शेड्यूल बोलते हैं? पार्ट, भाग को पार्ट, ठीक है, और अनुसूची को शेड्यूल्स बोलते हैं। तो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। अनुच्छेद जिन्हें हम आर्टिकल कहते हैं, ये वर्त जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो 395 थे और आज लगभग में 450 के ऊपर क्या है? अनुच्छेद हैं। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में एग्जैक्ट संख्या नहीं पूछी जाती, लेकिन ये जो पहले वाला इतिहास का है वो ज़रूर पूछा जाता है। 22 भाषाएँ हैं, इससे भाग हैं, इससे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्तमान में 22 भाषाएँ भी हैं। पहले कितनी थी? भाषाएँ अगर बात आ ही गई तो वो भी कर लेते हैं। मूल रूप से भाषाएँ थी 14। वर्तमान समय में कितनी भाषाएँ हैं? 22 भाषाएँ हैं। तो इसको भी ध्यान रखना। तो भैया 10 क्वेश्चन्स जो है हमने अच्छे से कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने भी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो ऐसे ही प्यारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।